हेलो दोस्तों, कैसे हो। हम पढ़ रहे थे 12th क्लास का चैप्टर नंबर 3 वैद्युत रसायन। दोस्तों, लास्ट पिछली क्लास में हमने संक्षारण के बारे में पढ़ा था, ईंधन सेल के बारे में पढ़ा था। आज हम आगे बढ़ते हैं। अब इस चैप्टर के अंत में हम कुछ छोटे मोटे टॉपिक देखते हैं। एक तो ये टॉपिक संक्षारण रोकने के उपाय। कि संक्षारण को कैसे रोक सकते हैं। संक्षारण का मैंने एग्जाम्पल दिया था आपको, लोहे पर जंग लगना। ध्यान है क्या? उसकी लास्ट में क्रिया समझाई थी कि किस प्रकार लोहे पर जंग लगती है। तो संक्षारण रोकने के उपाय देखो। संक्षारण कैसे होता है आपको याद होगा। जैसे ये कोई धातु है, ये वायुमंडल में रखी हुई है, तो वायुमंडल की गैसों और वायुमंडल की नमी के कारण इस धातु पर संक्षारण की क्रिया होती है। वायुमंडल की नमी और वायुमंडल की गैसें धातु को ऑक्सीकृत कर देती हैं, जिससे धातु रंगीन यौगिक बनाने लग जाती है। यह क्रिया होती है संक्षारण। तो संक्षारण रोकने का सीधा सा उपाय है नंबर 1, धातु पर ऑयल, पेंट आदि की परत चढ़ाकर या आदि का लेपन करने पर, यदि धातु पर हम ऑयल पेंट आदि का लेपन कर देंगे तो धातु क्या होगी कि वायुमंडल के संपर्क में नहीं आएगी, बीच में इनकी परत आ जाएगी। जैसे मैंने धातु पर लेपन कर दिया ऑयल या पेंट का, तो धातु वायुमंडल के संपर्क में नहीं आएगी, जिससे धातु पर संक्षारण की क्रिया नहीं होगी। तो संक्षारण रोकने का एक उपाय तो ये हो गया। संक्षारण रोकने का दूसरा उपाय, धातु पर किसी अधिक क्रियाशील धातु की परत चढ़ाकर मेरी बात को समझ लो खूब ढंग से। धातु पर अधिक क्रियाशील धातु की परत चढ़ाकर हम उस धातु को संक्षारण की क्रिया से बचा सकते हैं। जैसे मान लो ये लोहा धातु है, इस पर हमने अधिक क्रियाशील धातु की परत चढ़ा दी। अधिक क्रियाशील मतलब जो एपी से अधिक क्रियाशील है। मेरी बात को ढंग से सुनना। वैद्युत रासायनिक श्रेणी जो है, वैद्युत रासायनिक श्रेणी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जो है, उसमें ऊपर जो धातु है वे अधिक क्रियाशील है, वो सक्रियता श्रेणी भी है। जब वैद्युत रासायनिक श्रेणी में आप नीचे की ओर जाते हो तो धातुओं की क्रियाशीलता घटती है। वैद्युत रासायनिक श्रेणी में Fe से ऊपर जो भी धातु हो कोई भी ले सकते हो आप। जैसे जिंक ले सकते हो, जिंक की परत चढ़ा देते हैं। मान लो ये Fe से ऊपर है, अधिक क्रियाशील है, तो इससे क्या होगा, यदि किसी धातु पर अधिक क्रियाशील धातु की परत चढ़ा दे तो जिंक का ऑक्सीकरण होगा। वो सॉरी, मतलब जिंक, सही बात है, जिंक का ही ऑक्सीकरण होगा क्योंकि अधिक क्रियाशील है। Zn+2 बनाएगी, पर ये ऐसी धातु बच जाएगी। मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि जंग लगने की क्रिया अधिक क्रियाशील धातु पर होगी और अपनी मेन धातु बच जाएगी। समझ गए? तो यदि किसी धातु पर अधिक क्रियाशील धातु की परत चढ़ा दें तो संक्षारण की क्रिया अधिक क्रियाशील धातु पर होती है। आप समझ सकते हैं, क्योंकि अधिक क्रियाशील धातु का ऑक्सीकरण होगा फिर वायुमंडलीय नमी व वायुमंडलीय गैसों के कारण, लोहे का नहीं होगा। तो आप मेरी बात समझ चुके होंगे। तो ये संक्षारण के रोकथाम के उपाय हैं। आप इन्हें वीडियो को पॉज करके फटाफट नोट कर लीजिए।
आगे बढ़ते हैं। अब लास्ट में है, अपन इस चैप्टर के लास्ट में है, छोटे मोटे कोई टॉपिक जो कहीं रह गए हैं उन्हें ला रहे हैं अब लास्ट में, फिर इसके बाद बुक के क्वेश्चन देखेंगे। संचालन रोकने के उपाय आपने नोट कर लिए, पेपर में पूछ लिए जाते हैं संचालन रोकने के उपाय, तो दोस्तों ध्यान से देख लेना। अब एक टॉपिक और पढ़ते हैं सेल स्थिरांक के बारे में। सेल स्थिरांक व ई नॉट सेल। ई नॉट सेल जानते हो, सेल का मानक विद्युत वाहक बल के मध्य संबंध। ये मुझे इसलिए पढ़ाना पड़ रहा है क्योंकि एक क्वेश्चन में इसकी जरूरत पड़ती है। तो सेल स्थिरांक व ई नॉट सेल के मध्य संबंध। अच्छा, संबंध निकालने के लिए हम इसको लास्ट में नोट कर लेना, पहले समझ लो। सेल स्थिरांक व ई नॉट सेल, सेल के मानक विद्युत वाहक बल के मध्य संबंध। हम नेंसर्ट समीकरण लिखते हैं, चलो। ई सेल बराबर ई नॉट सेल माइनस आर टी अपॉन एन एफ लॉग ई उत्पाद की सांद्रता बटे क्रिया कारक की सांद्रता। ये नेंसर्ट में लिख सकता हूं, ये नेंसर्ट समीकरण है, मेन रिएक्शन मेन नेंसर्ट समीकरण। इसमें अपन ने मान रखे थे आर टी और एफ के, और समझ गए होंगे बेस ई को बेस 10 किया था, तब मिली थी अपन को दूसरी नेंसर्ट। तो ये नेंसर्ट समीकरण ही है, ई सेल बराबर ई नॉट सेल माइनस आर टी अपॉन एन एफ लॉग ई उत्पाद की सांद्रता बटे क्रिया कारक की सांद्रता। अगर किसी सेल में साम्य है, साम्य पर, तो साम्य पर ई सेल बराबर हो जाएगा। अगर सेल में साम्य है, साम्य मतलब सेल में जो अभिक्रिया चल रही है वो अग्र दिशा और पश्च दिशा में समान वेग से चल रही है, तो साम्य पर सेल का विद्युत वाहक बल जो होगा मानक वो 0 हो जाएगा। उल्टा बोल गया मैंने, साम्य पर सेल का विद्युत वाहक बल 0 हो जाएगा। तुम्हें मैंने बताया था, कभी ध्यान करो, मैंने कहा था जब साम्य होता है तो साम्य की स्थिति में सेल का विद्युत वाहक बल 0 होता है। याद आ रहा हो मेरी बात? यदि सेल का विद्युत वाहक बल, ध्यान करो मैं बताता हूं, यदि सेल का विद्युत वाहक बल धनात्मक है तो अभिक्रिया अग्र दिशा में चलती है। सेल का विद्युत वाहक बल ऋणात्मक है, अभिक्रिया पश्च दिशा में चलती है। सेल का विद्युत वाहक बल 0 है तो सेल में क्या होता है, साम्य। तो साम्य है सेल में, मतलब अग्र अभिक्रिया और पश्च अभिक्रिया की स्पीड बराबर है। उस स्थिति में सेल का विद्युत वाहक बल 0 हो जाएगा। ई सेल बराबर आएगा ई नॉट सेल माइनस आर टी अपॉन एन एफ लॉग ई उत्पाद की सांद्रता बटे क्रिया कारक की सांद्रता बन जाएगा केसी। जब साम्य है उस समय उत्पाद और क्रिया कारक की सांद्रता का अनुपात क्या बन जाएगा, केसी साम्य स्थिरांक। अब पक्षांतरण कर लेते हैं, इसको पूरे को इधर ले आते हैं, तो क्या बन जाएगा, ई नॉट सेल बराबर आर टी अपॉन एन एफ लॉग ई केसी। ये बन जाएगा। अब ऐसा करते हैं, लॉग ई केसी का मान निकाल लेते हैं। लॉग ई केसी बराबर क्या आएगा, एन एफ ई नॉट सेल बटे, नहीं ऐसा करते हैं पहले आर टी बटे इसका मान रख देते हैं सबका, इसका समझ गए होंगे, और ई को हटा देते हैं। तो इस समीकरण को मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं, ढंग से देख लेना, बड़ा ऊटपटांग सी चीज चल रही है, आर टी अपॉन एन एफ है ना ये, तो इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या, ई नॉट सेल बराबर
इसमें आर टी एफ और के सी 10 इसके मान रख रहे हैं, लोग ई को हटा करके 10 कर रहे हैं, तो ये बन जाएगा 0.0591 अपॉन एन log 10 के सी। तो log 10 के सी बराबर क्या आएगा, एन ई नॉट सेल बटे में आएगा 0.0591। ये फॉर्मूला याद रख लेना। दोबारा सुन लो मैंने कैसे किया है। नीचे लिख रहा है 0.0591, मैंने कैसे किया है एक बार फिर सुन लो। ई सेल बराबर ई नॉट सेल माइनस आर टी अपॉन एन एफ लॉग ई उत्पाद की सांद्रता बटे क्रियाकारक की सांद्रता। ये नेचर समीकरण है। साम्य पर सेल का विद्युत वाहक बल 0 होता है। ई नॉट सेल माइनस आर टी अपॉन एन एफ उत्पाद की सांद्रता बटे क्रियाकारक की सांद्रता केसी बन जाएगी। पक्षांतरण करके इसको तो मैं इधर और इसको पूरे को इधर ले आया, तो ये बराबर का चिन्ह आ गया, ये केसी है। ये आर टी और एफ और लॉग ई इनके हटा दिया गया है, 10 कर दिया गया है, तो मान आ जाएगा 0.0591। ये पहले कर चुके हो। जब तुम आर और टी और एफ के मान रखते हो और बेस ई को बेस 10 करते हो तो 0.0591 अपॉन एन बचेगा। तो लॉग केसी बराबर आ जाएगा एन ई नॉट सेल बटे 0.0591। तो ये संबंध है केसी और सेल के मानक विद्युत वाहक बल के मध्य। इसको याद कर लो फॉर्मूले को, लॉग केसी बराबर एन ई नॉट सेल बटे 0.0591। यहां तक क्लियर है? तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम इसके बुक के क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, तो ये पहले आप नोट कर लीजिए इसे, फिर आगे करते हैं। वीडियो को पॉज करिए और यहां तक नोट कीजिए एक बार। वीडियो को पॉज करके इसे फटाफट नोट कीजिए। अब हम आगे देखते हैं। ठीक है, अब आप आगे देखिए। दोस्तों अब हम बुक के क्वेश्चन करते हैं। बुक के क्वेश्चन आप भी कॉपी में कर लिया करो। ठीक है, बुक के अधिकांश क्वेश्चन तो थ्योरी के दौरान करा दिए जाते हैं, पर जो शेष बचते हैं उन्हें देख लेते हैं। जब मैंने ये चैप्टर पढ़ा रहा था मैं, तो बीच बीच में बुक के क्वेश्चन आपको कराए थे। अब आगे देखते हैं, पहुंचते हैं पेज नंबर 66 पर, जहां बुक के क्वेश्चन आपको दिए गए हैं। मैं क्वेश्चन पढ़ता हूं और देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, आपको बताने हैं निम्न में से कौन चालक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 1, बुक में से नोट कर लिया करो जैसे मैं कर रहा हूं। निम्न में से कौन चालक नहीं है, क्वेश्चन ये है। हम हर क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे। निम्न में से कौन चालक नहीं है। ऑप्शन दे रखे हैं, ए कॉपर धातु, ऑप्शन बी, ऑप्शन नंबर बी है NaCl और कोष्टक में AQ लिख रहा है, मतलब इसका जलीय विलयन है। ऑप्शन नंबर सी है NaCl, कोष्टक में लिख रहा है पिघला, मतलब इसका पिघला हुआ रूप है NaCl का। और डी है NaCl, कोष्टक में S लिख रहा है, मतलब सॉलिड ठोस है। तो हम देखते हैं कि कौन चालक नहीं है। मैंने जब ये टॉपिक पढ़ाया था स्टार्टिंग में इस चैप्टर में, तो मैंने कहा था चालक दो प्रकार के होते हैं। एक बताया था धात्विक चालक और एक वैद्युत अपघटनी चालक। धात्विक चालक मतलब सभी धातुएं विद्युत की चालक होती हैं, और वैद्युत अपघटनी चालक होते हैं क्या, अम्ल, क्षार या लवण की पिघली हुई अवस्था या उनका जलीय विलयन।
वैद्युत अपघटनी चालक होते हैं विद्युत अपघट्य पिघली हुई अवस्था या जलीय विलयन। तो देखो इसमें कौन चालक नहीं है। नंबर 1 पर तो दे रखी है धातु। धातु तो विद्युत की चालक होती है। ये NaCl का जलीय विलयन है, लवण का जलीय विलयन। तो ये एक वैद्युत अपघटनी चालक है, ये भी विद्युत का चालक होगा। ये NaCl का पिघला हुआ रूप है, NaCl की पिघली हुई अवस्था, ये भी वैद्युत अपघटनी चालक होगी, किसी लवण की पिघली हुई अवस्था। NaCl ठोस है, ये विद्युत का चालक नहीं होगा क्योंकि इसमें आयन तो है पर वो गतिशील नहीं है। तो इसका आंसर जाएगा डी। समझ सकते हो अगर चैप्टर को ढंग से पढ़ रहे हो। इसके बाद अब हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। देखो वीडियो को पॉज करने में अगर आपको लिखने हो ये तो तुरंत वीडियो को पॉज कर लिया करो और पॉज करके फटाफट नोट कर लिया करो, और नहीं करने हैं तो बुक में टिक लगा लेना। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है यदि किसी सेल में मैं लिख इस रहा हूं कि ताकि हम डिस्कस कर सके इन्हें। यदि किसी सेल में चालकत्व एवं चालकता तुल्य है, चालकत्व एवं चालकता तुल्य है, तुल्य का मतलब बराबर है, चालकत्व एवं चालकता तुल्य है तो सेल स्थिरांक होगा। तो सेल स्थिरांक हमें ज्ञात करना है। क्वेश्चन ही आपके सामने है, वैसे तो ऑब्जेक्टिव है पर इसे डायरेक्ट करते हैं। हमने फॉर्मूला पढ़ा है चालकता बराबर चालकत्व इनटू सेल स्थिरांक, ऐसे पढ़ा है आपने। चालकता बराबर चालकत्व इनटू सेल स्थिरांक, ये फॉर्मूला पढ़ा है। अगर चालकता और चालकत्व बराबर हैं तो सेल स्थिरांक कितना आएगा। यदि ये दोनों बराबर हैं तो सेल स्थिरांक कितना आएगा। तो सेल स्थिरांक बराबर होगा चालकता बटे चालकत्व। सही है, चालकता बटे चालकत्व यही होगा। अगर ये दोनों बराबर हैं, मान लो दोनों के मान 5-5 हैं, तो उस समय सेल स्थिरांक 1 आएगा। तो मेरा आंसर समझ गए होंगे आप। इस सेल स्थिरांक का मान कितना होगा। सेल स्थिरांक होगा 1 और मात्रक इसका पता ही है सेंटीमीटर इनवर्स। सही है, ये L/A होता है ना, इस वजह से L/A है तो इसका मात्रक होगा सेंटीमीटर इनवर्स। तो आप इसमें से टिक कर सकते हो। तो सेल स्थिरांक होगा 1। ऑप्शन नंबर ए दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 3, सेल स्थिरांक की इकाई है। और यही बता रहा था मैं, सेल स्थिरांक की इकाई क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 को मैं नहीं कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 3 है सेल स्थिरांक की इकाई है। सेल स्थिरांक होता है L/A। L है इलेक्ट्रॉनों के बीच की दूरी, A है इलेक्ट्रॉनों के डूबे हुए भाग का क्षेत्रफल। इलेक्ट्रॉनों के बीच की दूरी सेंटीमीटर में, डूबे हुए भाग का क्षेत्रफल है तो सेंटीमीटर स्क्वायर में, तो इसका मात्रक आ जाएगा सेंटीमीटर इनवर्स। सेल स्थिरांक का मात्रक आपको बता चुका हूं, सेंटीमीटर इनवर्स। इसमें टिक कर देना ढूंढ करके। क्वेश्चन नंबर 4, चालकता की इकाई है। ये तो आपको डायरेक्ट याद होने चाहिए। अब देखो अगर आपने चैप्टर बहुत ही ढंग से पढ़ा है तो कुछ कठिन कुछ नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है चालकता की इकाई है, मतलब इसका भी मात्रक पूछा है उसने। चालकता बराबर पढ़ा था आपने, चालकता बराबर चालकत्व इनटू सेल स्थिरांक, ऐसे पढ़ा था। सही है, और चालकता का मात्रक निकालते हैं। चालकता बराबर चालकत्व का मात्रक बताया था मैंने, ओम इनवर्स, क्योंकि चालकत्व होती है 1/r, ओम इनवर्स या मियो या साइमन, और इसका आ जाएगा सेंटीमीटर इनवर्स। L/A का भी निकाला था। तो इसमें देख लेते हैं, जो भी टिक होगा कर देंगे। तो इसमें भी चौथे का A सही है। नहीं, इसमें है B, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स।
बड़ा सिंपल क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? क्वेश्चन को ढंग से किया करो, पूरे चैप्टर का निचोड़ इन्हीं में होता है। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है यदि सेल में रेडॉक्स अभिक्रिया संपन्न हो रही हो, कोई सेल है उसमें रेडॉक्स अभिक्रिया चल रही है। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है सेल में कैसी अभिक्रिया चल रही है? रेडॉक्स। तो सेल का विद्युत वाहक बल होगा, सेल का विद्युत वाहक बल पॉजिटिव होता है, धनात्मक। मैं आपसे बार बार कह रहा हूं कि जो सेल है उसका विद्युत वाहक बल धनात्मक होता है। क्वेश्चन नंबर 5 का आप टिक कर दोगे ए, आंसर धनात्मक। बिल्कुल सरल क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? 6 को डिस्कस करते हैं। वैद्युत रासायनिक श्रेणी के आधार पर बताइए कि जिंक एवं कॉपर में निर्मित सेल में निम्न में से कौन सा कथन सत्य होगा? यह कह रहा है वैद्युत रासायनिक श्रेणी के आधार पर बताइए जिंक व कॉपर द्वारा निर्मित सेल में, जिंक व कॉपर द्वारा निर्मित सेल में, ये लोग जिंक और कॉपर द्वारा निर्मित सेल, ध्यान से बताओ ये कौन सा सेल है? यहां विलयन में Zn+2 आयन होंगे, यहां विलयन में Cu+2 आयन होंगे। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? वैद्युत रासायनिक श्रेणी के आधार पर जिंक व कॉपर द्वारा निर्मित सेल में बताइए। ये सेल है डैनियल सेल। क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन कह रहा है जिंक कैथोड का व कॉपर एनोड का कार्य करता है। गलत बात है। जिंक एनोड का कार्य करता है और कॉपर किसका कार्य करता है? कैथोड का। तो पहला कथन तो गलत है। दूसरा कथन जिंक एनोड एवं कॉपर कैथोड का कार्य करता है, ये सही है। तो आप इसका आंसर टिक कर दोगे बी, जिंक एनोड का व कॉपर कैथोड का कार्य करता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? 1 मोल H2O, इसको ढंग से समझना, के O2 में ऑक्सीकृत होने के लिए, O2 में ऑक्सीकृत होने के लिए कितने कूलाम आवेश की आवश्यकता होगी? कितने कूलाम आवेश की आवश्यकता होगी क्लियर? हाँ भाई, ये क्वेश्चन आपने नोट कर लिया तो बड़ा खतरनाक है क्वेश्चन, ढंग से समझना पड़ेगा। 1 मोल H2O के O2 में ऑक्सीकृत होने के लिए कितने कूलाम आवेश की आवश्यकता होगी? ये लो भाई, एक बर्तन है, ठीक है, इसमें मैंने 1 मोल जल है, मान लो कितना जल है? 1 मोल। 1 मोल H2O है, इसमें इलेक्ट्रोड लगा दिए, विद्युत धारा प्रवाहित कर रहे हैं, सही है? इलेक्ट्रोड लगा दिए, विद्युत धारा प्रवाहित कर रहे हैं। जल में H+ और OH- आयन आ गए, मान लो इससे 1 मोल H2O से, ये टूटेगा ना विद्युत धारा प्रवाहित करने पर H+ और OH- में। तो 1 मोल H+ बनेंगे इससे, 1 मोल H2O से 1 मोल OH- बनेंगे, सही है? अच्छा, मान लो हम अब इस बात को समझते हैं। ये OH- आयन जाएंगे यहां पर धनाग्र पर, धनायन जाएंगे
कैथोड पर, ऋणायन जाएंगे एनोड पर। यहाँ एनोड नेगेटिव है क्योंकि ये वैद्युत अपघटनी सेल है। तो आप इस तरह से समझिए इसको। अगर आप 2 मोल H2O लेते हो, जल, ढंग से समझना, तो उससे बनेंगे 2 मोल H प्लस और 2 मोल क्या बनेंगे, OH माइनस। ढंग से समझना, पानी में 2 मोल H2O से 2 मोल H प्लस बनेंगे और 2 मोल OH माइनस बनेंगे। अच्छा, 2 मोल OH माइनस जो है ये कहां जाएंगे, ऋणायन है, धनायन कैथोड पर, ऋणायन जाएंगे एनोड पर, ये एनोड पर जाएंगे। और 2 मोल OH माइनस एनोड पर जाकर के 2 मोल तो H2O बनाएंगे, H2 और O, साथ में हाफ O2 बनेगी और 2 इलेक्ट्रॉन बनेंगे। तो आप ये बात समझने की कोशिश करो कि 2 मोल H2O के लिए 2 मोल इलेक्ट्रॉन चाहिए। ये 2 मोल ही होंगे ना भाई, 2 OH माइनस से 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 मोल OH माइनस से 2 इलेक्ट्रॉन। अब ऐसा समझो उल्टा, 2 मोल H2O से 2 मोल OH माइनस बने और 2 मोल OH माइनस से ऑक्सीजन बनने पर 2 मोल इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता पड़ेगी। मेरी बात को समझ लो। क्वेश्चन कह रहा है 1 मोल H2O के O2 में ऑक्सीकृत होने के लिए कितने कूलाम आवेश की आवश्यकता पड़ेगी। मुझे तो ये बताओ, अगर ये 1 मोल होता तो कितने कूलाम आवेश की है। तो हम कह सकते हैं, बात को समझ लेना, हम लिख सकते हैं चूंकि 2 मोल H2O के लिए आवश्यक इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन, आवश्यक इलेक्ट्रॉन बराबर 2 मोल, अभी बताया था, मतलब 2 फैराडे आवेश। अभी बताया था 2 मोल इलेक्ट्रॉन, 2 मोल H2O के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 मोल इलेक्ट्रॉन, 2 मोल H2O के लिए 2 मोल इलेक्ट्रॉन चाहिए और 2 फैराडे आवेश। भाई 1 मोल इलेक्ट्रॉनों का आवेश 1 फैराडे, तो 2 मोल इलेक्ट्रॉनों का आवेश 2 फैराडे। ये खूब क्लियर समझ लो, 2 मोल H2O के लिए 2 फैराडे आवेश चाहिए, तो 1 मोल H2O के लिए कितना आवेश चाहिए, 1 फैराडे। 1 फैराडे मतलब 96,500 कूलाम। तो उसने आवेश पूछा है तो आवेश का मान आ जाएगा 96,500 कूलाम। आप इसमें आंसर टिक कर सकते हो। तो इसमें 96,500 कूलाम है या नहीं है देख लेते हैं। लिख रहा है, और वो आप देख लेना कहां है। आंसर नंबर बी है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, ये तो 7वां था, एक कठिन क्वेश्चन था, तो इसको आप डाटा को भी ध्यान रखना। 1 मोल H2O के लिए 1 फैराडे आवेश चाहिए। क्वेश्चन नंबर 8, लोहे की शीट पर, केवल क्वेश्चनों को समझ लो, वीडियो तो आपके सामने है ही है, ये वीडियो कहीं नहीं जाएगी। जब भी बुक के क्वेश्चन करने हो इस वीडियो को खोल लेना। क्वेश्चन क्या कह रहा है, लोहे की शीट पर वैद्युत लेपन में किसकी परत चढ़ाई जाती है। एक लोहे की शीट है, इस पर लेपन करना है, तो किसकी परत चढ़ाई जाती है। लोहे की शीट पर बताओ किसकी परत चढ़ाओगे। मैं तो ये कह रहा हूं अधिक क्रियाशील धातु की चढ़ाई है, जंग नहीं लगेगी, संक्षारण नहीं होगा। ऑप्शन में है कार्बन, कोयला तो कुचालक है, कोई मतलब नहीं है। कॉपर, कॉपर की मत चढ़ाइए, कॉपर तो नीचे है लोहे से। अधिक क्रियाशील जो वैद्युत रासायनिक श्रेणी में ऊपर है लोहे से। जिंक, हाँ जिंक सही है, तो आप जिंक की परत चढ़ा लीजिए। तो और कह रहा है निकेल, निकेल की बढ़ा सकते हो, निकेल नीचे आता है, तो आप इसमें जिंक की चढ़ाइए जो वैद्युत रासायनिक श्रेणी में इससे ऊपर है, तो आप जिंक की परत चढ़ाइए, इसका आंसर जाएगा जिंक। क्वेश्चन नंबर 9,
देखो ये ऊटपटांग क्वेश्चन है, इसको समझने की कोशिश करना। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है जंग लगना निम्न में से किसका मिश्रण होता है। मतलब जंग किसका मिश्रण है। अब मेरी बात को समझो, जंग किसका मिश्रण है। जंग होता है Fe2O3.XH2O। ठीक है, तो जंग किसका मिश्रण होता है। जंग का फॉर्मूला है Fe2O3.XH2O। अगर ये XH2O मान लो 3 होता तो मैं इसको ऐसे लिखता हूं 3H2O। सही है, तो ये क्या बन जाता, ये बन जाता 2Fe और OH कितने हो जाते, OH 3, तो ये ढंग से देखो H है 6 और O है इस समय 4 है। इस समय इसमें ढंग से देखें तो हाइड्रोजन 6 है, 3 दूनी 6 और ऑक्सीजन भी 6 है, 3 ये रहे 3 ये रहे। तो इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूं FeOH का होल थ्राइस। देखो Fe 2 है और OH ऑक्सीजन 3 दूनी 6 और हाइड्रोजन 6। मतलब जंग जो है अगर X का मान 3 हुआ तो जंग का सूत्र ये हो सकता है। सही है, X का मान केवल 0 हुआ तो जंग का सूत्र Fe2O3 भी हो सकता है। मैंने लिखा कि जंग होती है Fe2O3.XH2O, तो जंग खाली Fe2O3 भी हो सकती है अगर X का मान कितना हुआ 0। जंग Fe2O3.H2O भी हो सकती है, जंग FeOH का होल थ्राइस भी हो सकती है। अब उसने क्या दिया है, वो कह रहा है कि जंग किसका मिश्रण है। तो मेरे हिसाब से इसमें ऑप्शन नंबर सी टिक करना चाहिए। सी में लिख रहा है Fe2O3 व FeOH का होल थ्राइस। बताओ इन दोनों का मिश्रण हो सकती है क्या जंग। हाँ, अगर X का मान 0 है तो Fe2O3 और X का मान 3 है तो ये, तो जंग Fe2O3 व FeOH का होल थ्राइस का मिश्रण होती है। ये दिमाग का क्वेश्चन है, तो आपने समझने की कोशिश की हो तो आपके समझ में आ सकता है कैसे। आगे बढ़ते हैं हम। जब सीसा संचयक सेल डिस्चार्ज होता है तो, सीसा संचयक सेल डिस्चार्ज होता है तो क्या होता है। जब सीसा संचयक सेल डिस्चार्ज होता है तो कौन सी अभिक्रिया चलती है। हमने पढ़ा है ये तो कि सीसा संचयक सेल जब डिस्चार्ज होता है उस समय ये अभिक्रिया चलती है, जो मैं ब्लैक बोर्ड पर लिखने जा रहा हूं। उस समय ये अभिक्रिया चलती है Pv प्लस PbO2 प्लस 2H2SO4 और बनता है 2PbSO4। आपको लिखाई गई है ये रिएक्शन प्लस 2H2। ठीक है, तो जब डिस्चार्ज होता है सीसा संचयक सेल तो ये अभिक्रिया चलती है। अब ऑप्शन में क्या है, SO2 उत्पन्न होती है। नहीं, SO2 तो कहीं बनी नहीं रही, बन तो ये दोनों रहे हैं। PbSO4 नष्ट होता है, गलत बात। PbSO4 बनता है जब ये डिस्चार्ज होता है तो। ऑप्शन नंबर 3 लेड बनता है, ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर 4 H2SO4 नष्ट होता है, हाँ ये सही है। जब ये अभिक्रिया ऐसे चलेगी डिस्चार्ज के समय तो ये तीनों नष्ट होंगे और ये दोनों बनेंगे, तो H2SO4 नष्ट होता है, ये सही है इसका आंसर। ये टिक करेंगे हम। बुद्धिमानी से समझो, अगर आपने चैप्टर ढंग से पढ़ा है तो इसका एक भी क्वेश्चन कठिन नहीं है। आगे बढ़ते हैं, अब आगे समझते हैं। अब आगे अति लघुत्रात्मक क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, क्या आप जिंक के पात्र में कॉपर सल्फेट का विलयन रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको करने के लिए भी दिया था पहले। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है क्या जिंक के पात्र में कॉपर सल्फेट का विलयन रख सकते हैं। सोच लीजिए, ये वैद्युत रासायनिक श्रेणी के
चौथे अनुप्रयोग पर आधारित है। जिंक का पात्र है और कॉपर सल्फेट का विलयन है। जिंक के पात्र में कॉपर सल्फेट का विलयन रख सकते हैं क्या? मैंने वो बताया था, वह धातु जिसका मानक अपचयन विभव लवण की धातु से कम है, वह धातु लवण के धनायनों को प्रतिस्थापित कर देती है। तो जिंक धातु ऊपर आती है वैद्युत रासायनिक श्रेणी में कॉपर से। तो जिंक धातु का मानक अपचयन विभव लवण की कॉपर धातु से कम है, तो ये जिंक धातु Cu+2 आयनों को अपचयित करेगी, मतलब ये दोनों आपस में क्रिया करेंगे। तो नहीं रख सकते। कारण कैसे दोगे? पेपर में कैसे लिखोगे? ऐसा थोड़ी लिखोगे, कारण सहित लिखना है। तो हम कहेंगे जिंक का मानक अपचयन विभव, जिंक धातु का मानक अपचयन विभव कॉपर धातु से कम है, अतः जिंक धातु विलयन में उपस्थित Cu+2 आयनों को प्रतिस्थापित या ऐसे कह लो अपचयित करती है। इस वजह से हम जिंक धातु के पात्र में कॉपर सल्फेट का विलयन नहीं रख सकते हैं। आंसर इस तरह से दीजिए कि सामने वाले को समझ में आ जाए। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 2 अति लघुत्रात्मक चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है समझ लीजिए। ऐसे सब तरह के क्वेश्चन आपको पहले करा दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 2, मानक इलेक्ट्रोड विभव की तालिका से, मानक इलेक्ट्रोड विभव की तालिका तो वही है वैद्युत रासायनिक श्रेणी। मानक इलेक्ट्रोड विभव की तालिका का निरीक्षण कर 3 ऐसे पदार्थ बताइए जो फेरस आयनों को ऑक्सीकृत कर सकते हैं। जो फेरस आयनों को ऑक्सीकृत कर सकते हैं। फेरस आयन होते हैं Fe+2 और इनका ऑक्सीकरण होगा तो बनेगा Fe+3 प्लस Fe+2 से Fe+3 प्लस इलेक्ट्रॉन। क्वेश्चन क्या कह रहा है ढंग से सुनियो। आपको वैद्युत रासायनिक श्रेणी का निरीक्षण करना है और ऐसी धातुएं बतानी हैं जो Fe+2 आयनों का क्या कर सकती हैं, ऑक्सीकरण। तो ऐसी धातु बनानी है जो दूसरे का क्या कर सके, ऑक्सीकरण कर सके, इसका ऑक्सीकरण कर सके। अच्छा, अपचायक क्या होते हैं? अपचायक वे पदार्थ होते हैं जो स्वयं का अपचयन और दूसरे का ऑक्सीकरण करते हैं। गलत तो नहीं कहा। अपचायक वे पदार्थ होते हैं जो स्वयं का, अच्छा तो मैंने उल्टा बोल दिया शायद, दोबारा से सुनो। हमें वैद्युत रासायनिक श्रेणी जो है ढंग से सुनना, उसका निरीक्षण करते हुए ऐसे पदार्थ छांटने हैं, ऐसी धातु वो छांटनी है जो Fe+2 आयनों का ऑक्सीकरण करते हैं। तो हमें ऑक्सीकारक छांटते हैं। ऑक्सीकारक वे होते हैं जो दूसरे का ऑक्सीकरण स्वयं का अपचयन करें। जब आप वैद्युत रासायनिक श्रेणी में नीचे जाते हो तो मानक अपचयन विभव बढ़ता है और मानक अपचयन विभव बढ़ने के साथ पढ़ा होगा आपने ऑक्सीकारक गुण बढ़ते हैं। जो धातु बढ़िया ऑक्सीकारक होगी वो दूसरे का ऑक्सीकरण, इसका ऑक्सीकरण कर देगी। तो आप Fe के नीचे आइए। जब आप Fe के नीचे आओगे तो आपको कैडमियम, निकेल, Sn, Pv, Cu ये सब Fe के नीचे हैं। तो आप कोई भी 2-4 धातु लिख सकते हैं। ये सभी धातु जो है ये बढ़िया ऑक्सीकारक हैं। Fe के नीचे है, Fe के नीचे होने के कारण ये बढ़िया ऑक्सीकारक है। Fe+2 आयनों का ये ऑक्सीकरण कर देंगे। तो वैद्युत रासायनिक श्रेणी की हेल्प से होगा। वैद्युत रासायनिक श्रेणी में नीचे जाने पर ऑक्सीकारक गुण बढ़ते हैं। हमें ऐसी धातु छांटनी है जो इसका ऑक्सीकरण कर सके। तो इसके नीचे की धातु देख लीजिए, वो इसका ऑक्सीकरण कर देंगी, वो बढ़िया ऑक्सीकारक होंगे। क्वेश्चन समझने के हैं, अपनी बुद्धि लगाने के हैं। ऑक्सीकारक वे होते हैं जो दूसरे का ऑक्सीकरण करें। अपचायक वह होते हैं जो दूसरे का अपचयन और स्वयं का ऑक्सीकरण करें। आगे बढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन कह रहा है किसी विलयन की
चालकता तनुता के साथ क्यों घटती है? किसी विलयन की चालकता तनुता के साथ क्यों घटती है? मतलब ये कह रहा है कि तनुता बढ़ाने पर चालकता क्यों बढ़ती है? किसी विलयन की चालकता तनुता के साथ क्यों बढ़ती है? क्वेश्चन नंबर अगला है, क्वेश्चन नंबर 3 है। तो ये आपको समझाया है, एक टॉपिक पढ़ाया था। जब भी किसी विलयन को तनु करते हैं तो विलयन के 1 ml आयतन में आयनों की संख्या घट जाती है, जिससे 1 ml विलयन की चालकत्व अर्थात चालकता घट जाती है। चालकता जो होती है ये 1 ml विलयन की होती है। जब विलयन को तनु करते हैं तो 1 ml विलयन में आयनों की संख्या घटती है, इसलिए 1 ml विलयन, समझ गए मेरी बात, चालकता घटती है। ये भी आपको पढ़ा दिया गया है, मैंने आंसर दोबारा बता दिया। जब किसी विलयन को तनु करते हैं तो विलयन के 1 ml आयतन में आयनों की संख्या घटती है, अतः 1 ml आयनों का चालकत्व अर्थात चालकता के मान में कमी आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उन धातुओं की सूची बनाइए जिनका वैद्युत अपघटनीय निष्कर्षण होता है। उन धातुओं की सूची बनानी है जिनका वैद्युत अपघटनीय निष्कर्षण होता है, मतलब जिनका वैद्युत अपघटन आराम से हो सके। मेरी बात सुनो, ये एक पात्र है। क्वेश्चन कह रहा है उन धातुओं की सूची बनाइए जिनका वैद्युत अपघटनीय निष्कर्षण होता है, जिनका वैद्युत अपघटनीय निष्कर्षण होता है। तो एक पात्र ले लिया हमने, ठीक है। अब मान लो इसमें Cu+2 आयन है और इसमें Zn+2 आयन भी है, और ये इस पात्र में लगा हुआ है प्लस, बैटरी के प्लस से कनेक्ट, ये माइनस से। धनायन कहां जाएंगे? कैथोड पर। विद्युत अपघटन जब आप कराओगे, वैद्युत अपघटन जब कराओगे तो धनायन कैथोड पर जाएंगे। एक बार बताइए, यहां पर 2 धनायन है, एक Cu+2 और एक Zn+2। धनायन कैथोड पर जाएंगे, धनायनों का अपचयन होगा, कैथोड पर अपचयन होता है वैद्युत अपघटनीय सेल में। मुझे ये बताइए किसका अपचयन आसानी से होगा? जब हम वैद्युत रासायनिक श्रेणी की हेल्प लेते हैं तो ऊपर से नीचे जाने पर वैद्युत रासायनिक श्रेणी में मानक अपचयन वह बढ़ता है, धनायनों का अपचयन का गुण बढ़ता है, लिखा हुआ भी है। वैद्युत रासायनिक श्रेणी में ऊपर से नीचे जाने पर मानक अपचयन वह बढ़ता है, मतलब धनायनों के अपचयन का गुण बढ़ता है। तो किसमें अपचयन का गुण ज्यादा है? Cu+2 में, क्योंकि ये नीचे है कॉपर धातु। जब कॉपर धातु नीचे है, इसका मानक अपचयन ज्यादा है, तो इसके धनायन का अपचयन का गुण ज्यादा है। तो Cu+2 आयनों का अपचयन होगा और कॉपर बनेगी। तो एक बात बताइए, क्वेश्चन क्या कह रहा है? किन धातुओं का वैद्युत अपघटनीय निष्कर्षण, मतलब किन धातुओं को वैद्युत अपघटन की क्रिया से प्राप्त कर सकते हैं? उन धातुओं को प्राप्त कर सकते हैं जिनका मानक अपचयन ज्यादा है। जिनका मानक अपचयन ज्यादा है तो वे धातुएं आसानी से बन सकती हैं, उनके धनायनों के अपचयन का गुण ज्यादा है। तो वैद्युत रासायनिक श्रेणी में जो भी धातुएं नीचे हैं, जैसे Cu है, Hg है, Pt है, Au है, निकेल है, Sn है, इन धातुओं का हम आसानी से वैद्युत अपघटनीय निष्कर्षण कर सकते हैं, क्योंकि इनके धनायनों का अपचयन होने का गुण ज्यादा है। तो वैद्युत अपघटन की क्रिया से ये धातुएं आसानी से बन सकती हैं। तो आप समझ गए होंगे, आपसे सूची बनाने के लिए कहिए तो आप सूची बना सकते हैं। जिन धातुओं का मानक अपचयन अधिक है वे धातुएं आराम से, आसानी से वैद्युत अपघटनीय निष्कर्षण से प्राप्त की जा सकती हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट क्या कह रहा है? क्वेश्चन अगला कह रहा है हाइड्रोजन को छोड़कर ईंधन सेलों में प्रयुक्त किए जा सकने वाले 2 पदार्थ बताइए। मतलब हाइड्रोजन को छोड़ करके कोई 2 पदार्थ जो ईंधन सेलों में काम आते हैं। मैंने बता रखे हैं आपको, एक मेथेन लिख देना और एक मेथिल एल्कोहल, मेथेनॉल लिख सकते हो। क्वेश्चन कह रहा है नेक्स्ट,
निम्न धातुओं को उस क्रम में व्यवस्थित कीजिए जिससे वे एक दूसरे को उनके लवणों के विलयनों में से प्रतिस्थापित कर देती हैं। इस क्वेश्चन को हम अब नेक्स्ट क्लास में ही डिस्कस करते हैं। तो आज की वीडियो को ढंग से देखना, इसको कल हम आगे कंटिन्यू रखेंगे।